पॉइंटर जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 8 पढ़ाएंगे। वाक्य, उपवाक्य, उद्देश्य, विधेय, ये सब आपको आज हम पढ़ाएंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों या पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे किसी भाव एवं विचार की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। वाक्य को स्पष्ट अर्थ का द्योतक मान होना चाहिए। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। दोस्तों पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद मैं ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा जो आपसे कभी गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस वाक्य में अर्थ एवं भाव की स्पष्ट अभिव्यक्ति विद्यमान है। वाक्य के खंड, वाक्य के मुख्य दो खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब आप देखते हैं उद्देश्य किसे कहेंगे, विधेय किसे कहेंगे, इसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। इन शब्दों को समझिएगा, जिसके विषय में कुछ कहा जाए और उद्देश्य के विषय में जब कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अर्थात वाक्य का कर्ता उद्देश्य है और शेष विधेय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। आप देखेंगे राम कर्ता भी हो गया और राम के बारे में कहा भी जा रहा है। और एक ज़बरदस्त ट्रिक भी याद कर लीजिए उद्देश्य पहचानने का। ज़बरदस्त, यहाँ आप कौन लगा लीजिए, कौन पुस्तक पढ़ता है? राम पुस्तक पढ़ता है। अब आपका एकदम कंफर्म हो गया होगा कि उद्देश्य किसको कहते हैं। जिसके विषय में कहा जाए, कर्ता भी हो और कौन लगा के आप चेक कर लीजिए ट्रिक के माध्यम से। तो राम पुस्तक पढ़ता है, राम हो गया उद्देश्य और पुस्तक पढ़ता है विधेय हो गया। अब हम उद्देश्य और विधेय का जब विस्तार करेंगे तो कैसे विस्तार होता है ये हम देखेंगे। जैसे जब उद्देश्य के साथ उसको अधिक स्पष्ट करने के लिए अन्य पद जुड़ते हैं, वह उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। जैसे इसमें और अधिक स्पष्ट करने का मतलब हुआ, जैसे राम रावण को जब मारा तो राम कौन थे उनके बारे में भी बताया। तो राम दशरथ के पुत्र थे। तो यही है कि जो विस्तार होता है। जैसे एग्जाम्पल, राम ने रावण को मारा, राम तो उद्देश्य था, लेकिन जब इसका विस्तार करेंगे तो राम कौन थे? दशरथ पुत्र भगवान राम थे। रावण को मारा विधेय है, तो लंकापति रावण, रावण कौन था? लंका का राजा था और उनको तेज बाणों से मारा गया। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो वाक्य के भेद, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब आइए देखते हैं इन भेदों के बारे में। और दूसरी बात, आप पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, उसके बाद मैं बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय तथा एक समाप्त का क्रिया हो उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। दोस्तों एक उद्देश्य और एक विधेय से तो आप समझ लेंगे। जैसे राम उद्देश्य हुआ और विधेय पुस्तक पढ़ता है, तो ये आप समझ गए होंगे सरल वाक्य। लेकिन मैंने उसमें एक समाप्त का क्रिया जोड़ दिया है। तो समाप्त का क्रिया ये समझ लीजिए, जहाँ वाक्य क्रिया से समाप्त होता है उसे समाप्त का क्रिया कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जहाँ वाक्य समाप्त हो उसे समाप्त का। तो अब पढ़ता है तो पढ़ने के बाद कुछ कहा नहीं गया है, तो इसके मतलब ये सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य में कुछ आपको विशेष जानने की जरूरत नहीं रहेगी। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। दोस्तों पहले आप मोटा मोटा उपवाक्य की परिभाषा जान लीजिए। आगे मैंने बताया भी है उपवाक्य के बारे में, और उपवाक्य के जो प्रकार हैं उसके बारे में भी मैंने बताया है। जैसे दोस्तों आप जानते ही होंगे, छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर एक पूरा वाक्य मिलता है, ये याद रखिएगा, वे उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे छोटे छोटे जो वाक्य हैं, छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर एक बड़ा वाक्य बनेगा, तो वही छोटे छोटे जो वाक्य हैं वही उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, गुरु ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो गुरु ने कहा एक वाक्य हो गया और सदा सत्य बोलो एक वाक्य हो गया। मतलब ये दोनों उपवाक्य हैं। अलग अलग जब इनको करेंगे तो ये उपवाक्य हो गए हैं।
आइए आगे देखते हैं। जैसे आप देखेंगे शास्त्रों में लिखा है कि अपने से बड़ों का आदर करो, यह मिश्रित वाक्य है। इसका विग्रह इस प्रकार होगा, शास्त्रों में लिखा है, ये प्रधान वाक्य। प्रधान वाक्य मतलब जिसके बारे में वर्णन किया गया हो, प्रधान वाक्य। की योजक मतलब जो दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है उसे ही योजक कहते हैं। तो की जोड़ रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, की जोड़ रहा है। फिर अपनों से बड़ों का आदर करो, आश्रित उपवाक्य मतलब ये आश्रित उपवाक्य शास्त्रों में लिखा है, इसी पे डिपेंड है, तो इस वजह से इसे आश्रित वाक्य उपवाक्य कहा गया। अभी डिटेल में मैं आगे बताऊंगा। संयुक्त वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और वे योजकों के द्वारा जुड़े हों, वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा था लेकिन, यही लेकिन योजक चिन्ह लग गया, मतलब इन दोनों शब्दों के को जोड़ने का कार्य कर रहा है। उसकी बहन खाना खा रही थी, यह संयुक्त वाक्य है। अब इसका आप तोड़ेंगे, मोहन पढ़ रहा था, ये स्वतंत्र उपवाक्य है। मोहन पढ़ रहा था मतलब और किसी से लेना देना नहीं है उसका। लेकिन एक योजक हो गया जो दोनों शब्द को जोड़ेगा, उसकी बहन खाना बना रही थी। दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य मतलब मोहन अपना अलग पढ़ाई कर रहा है, बहन अलग खाना बना रही है, बस इसमें जोड़ने का काम लेकिन कर रहा है, लेकिन दोनों उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र अवस्था में है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। मैं ट्रिक बताऊंगा, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, कुछ सोचना नहीं है, जिसमें एक क्रिया हो, जैसे राकेश पढ़ता है, ये सरल वाक्य है। मतलब राकेश आपका उद्देश्य हो गया है और पढ़ता है विधेय हो गया। बस सीधी बात है, एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, वही आपका हो गया सरल वाक्य। अब संयुक्त वाक्य में समझना होगा, संयुक्त वाक्य दो सरल वाक्यों से मिलकर बनता है तथा ये वाक्य और, योम, यह, अतः, फिर भी, तो नहीं, तो, किंतु, पर से जुड़े होते हैं। ये शब्द ध्यान रखिएगा। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब देखिए और से जुड़ा है, तुरंत पहचान लीजिएगा, संयुक्त वाक्य मतलब इस वाक्य और इस वाक्य को जोड़ने का काम किया। तो ये ध्यान रखिएगा। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य तथा गौड़ उपवाक्य होता है तथा ये वाक्य की जहाँ आए, जो आए, वह आए, जितना उतना, जैसा वैसा, तब जहाँ वहाँ, यहाँ ये सब शब्द हैं। और यहाँ आप देखिए फिर भी, तो नहीं, तो मतलब शब्दों में फर्क है। जैसे मैं जानता हूँ कि, अब तुरंत आप समझ जाइएगा ये मिश्रित वाक्य है। तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, यहीं आ जाता क्वेश्चन में कि वह जितना शब्द आ जाता उतना शब्द आ जाता, वैसा जैसा तैसा, तब भी आपका मिश्रित वाक्य रहता। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। अब आप अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जानिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ 8, तो ये ध्यान रखिएगा। विधानार्थक वाक्य, इसमें कुछ रॉकेट नहीं है दोस्तों, रॉकेट साइंस ये नहीं है, इसको बस आप सुन लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। जिसमें किसी कार्य के होने का वर्णन हो, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, राधा सोती है, इसमें कार्य करने का वर्णन है, तो ये जो है विधानार्थक वाक्य। जैसे शार्ट में समझ लीजिए कि क्रिया करने की सूचना जिससे मिले, वही है विधानार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य, जो वाक्य नकारात्मक हो, जैसे विद्यालय नहीं जाता हूँ, वह खाना नहीं पकाती, तो आप बस सीधे ये जान लीजिए जिसमें नहीं आ जाए शब्द, वो निषेधार्थक वाक्य हो गया। अब आगे देखते हैं विधेयार्थक या आज्ञार्थक। तो शब्दों से ही समझिए, जिनमें आज्ञा हो, प्रार्थना हो, आशीर्वाद हो, आदि का वर्णन हो, उसी को विधेयार्थक शब्द कहते हैं। जैसे तुम घर जाओ, कृपया मेरा काम कर दीजिए, चिरंजीव रहो। तो आप इस शब्द में देखेंगे
कि जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश का बोध हो जाए वही आपका विधेयार्थक या आज्ञार्थक उपवाक्य होगा। प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न किया जाए, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक। विस्मयादि बोधक वाक्य मैंने बताया था, जिसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हो वही आपका विस्मयादि बोधक वाक्य हो गया। जैसे आह, ये देखिए ये चिन्ह लगा हुआ है, ओहो इसका चिन्ह लगा हुआ है। इच्छा बोधक, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा और शुभकामना हो, जैसे प्रभु तुम्हें दीर्घ आयु करें। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे इच्छा है, इच्छा इसमें प्रकट हो रहा है, आशीष, शुभकामना, इन सब का जब बोध होता है तुरंत आप समझ जाइए इच्छा बोधक हो। आशीष हो, शुभकामना हो, तो ये सब आपका इच्छावाचक शब्द हो जाएगा। संदेह सूचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह का ज्ञान हो, संदेह हो, जैसे वह आया होगा, ये हमको पता नहीं है कि वह आया होगा, बस हमने एक संदेह किया है कि वह आया होगा या नहीं है, तो इस शब्द से ही आप समझ गए होंगे। शायद यह पत्र उस लड़के ने लिखा होगा, पता नहीं लिखा है कि नहीं, बस एक संदेह है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। संकेतवाचक, संकेतवाचक, जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो। दोस्तों शब्द से, जैसे आप शार्ट में समझिए, जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो वो संकेतवाचक है। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, जैसे यदि तुम जाओगे तब मैं जाऊंगा, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो इस शब्द पर यह शब्द डिपेंड कर रहा है, तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य पास होगे, तुम परिश्रम अगर नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। ये मतलब शब्दों से आप समझिए दोस्तों। अब हम आपको डिटेल में उपवाक्य के बारे में बता दे रहा हूँ, क्योंकि उपवाक्य कई जगह आता है, तो आप अच्छे से जान लीजिए उपवाक्य। जिन छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर एक पूरा वाक्य बनता है वे उपवाक्य कहलाते हैं। मैंने पहले थोड़ा सा बताया था, जैसे गुरु ने कहा कि सदा सत्य बोलो, यह वाक्य दो वाक्यों से मिलकर बना है। गुरु ने कहा एक वाक्य ये हो गया, सदा सत्य बोलो एक वाक्य ये हो गया। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया है, मतलब यही आपका योजक चिन्ह हो गया। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। उपवाक्य आपका तीन प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र या समानाधिकरण उपवाक्य। जैसे हम जब पढ़ा रहे थे संयुक्त क्रिया, मिश्रित क्रिया, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, तो उसमें इन शब्दों का उपयोग हो रहा था। अब समझिए, जो उपवाक्य किसी दूसरे वाक्यों पर आश्रित ना होकर स्वतंत्र होते हैं उन्हें स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य पूर्ण स्वतंत्र अर्थ को व्यक्त करते हैं। जैसे राम पढ़ता है और मैं लिखता हूँ, दोनों अपना अलग अलग कार्य कर रहे हैं, मतलब इनका कार्य खत्म होने पर इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। यह वाक्य और से जुड़ा है, मतलब ये योजक चिन्ह इन दोनों वाक्यों को जोड़े हुए है। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों। प्रधान उपवाक्य, किसी वाक्य का वह वाक्यांश या उपवाक्य जो दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, बल्कि दूसरे वाक्य उस पर आश्रित होते हैं। जो मैंने पहले बताया था कि इस वाक्य पर यह वाक्य आश्रित है, इसलिए इसे प्रधान उपवाक्य बोलते हैं। वहाँ मैं पढ़ाते समय समझाया भी था। अब इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। वाक्य में या उपवाक्य में सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रधान उपवाक्य, लेकिन जैसे उसने कहा कि मैं अवश्य जाऊंगा, तो इसमें उसने कहा ये प्रधान उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य। अब परिभाषा को आप समझिए और इस एग्जाम्पल को समझिए। किसी वाक्य का वाक्यांश या उपवाक्य जो दूसरे पर आश्रित नहीं रहता, तो उसने कहा ये किसी पर आश्रित नहीं है, इसीलिए इसे प्रधान उपवाक्य कहा गया है। आश्रित उपवाक्य मतलब शब्दों से ही आप समझ लीजिए
कि ये दूसरों पर आश्रित है। प्रधान में आप शब्दों से समझिए, प्रधान है वो, सबका लीडर है, तो वो किसी पर डिपेंड नहीं है। आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे एक गांव का प्रधान हुआ, तो प्रधान और गांव में जो मनरेगा मजदूर हैं वो मजदूर प्रधान पर ही डिपेंड होते हैं। वैसे ही आश्रित उपवाक्य मनरेगा मजदूर है और प्रधान गांव का प्रधान है। तो इससे समझ लीजिए, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य प्रधान वाक्य के बिना पूर्ण अर्थ को प्रकट करने में असमर्थ रहते हैं। जैसे मैं समझ गया कि वह क्या करना चाहता है। जब वह आया तब मैं सो रहा था। आया और मैं सो रहा था, ये डिपेंड कर रहा है दोस्तों इन वाक्यों में वह क्या करना चाहता है तथा जब वह आया आश्रित उपवाक्य है। दोस्तों एग्जाम्पल और डेफिनीशन परिभाषा से आप परिभाषा को जोड़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।